नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपने YouTube चैनल 3PS हिंदी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। आपने कमेंट के माध्यम से बार बार कहा सर कोई व्याकरण का वीडियो अपलोड करिए, तो आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं संधि। चाहे 10वीं का एग्जाम हो, चाहे 12वीं का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, 2 से 4 क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछते हैं। तो आज हम लोग संधि को अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके भेद को जानेंगे, उसके उदाहरण को देखेंगे। आइए हम लोग संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। अतः दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप जो उसमें ध्वनि संबंधी विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। इसके परिभाषा को लिखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। अतः दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप जो उसमें ध्वनि संबंधी विकार का मतलब होता है परिवर्तन। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। अतः दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप जो उसमें ध्वनि संबंधी विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार हमने परिभाषा लिख लिया कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। अतः दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप जो उसमें ध्वनि संबंधी विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हमने लिखा रमा धन ईश बराबर हो गया रमेश। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आ है और यहाँ पर ई। आ और ई जब ये दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो इसमें ध्वनि संबंधी विकार उत्पन्न हो जा रहा है और यहाँ पर हो जा रहा है रमेश। इसी प्रकार और उदाहरण देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हुआ सु धन आगतम। यहाँ उ और आ वर्ण के मिलने के परिणाम स्वरूप इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है और यहाँ हो जा रहा है स्वागतम। इसी प्रकार और उदाहरण देख रहे हैं, जगत धन ईश बराबर हो जा रहा है, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है त और यहाँ पर स्वर है बड़ी। तो यहाँ पे दो वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप इनके ध्वनियों में विकार उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे हो जा रहा है जगदीश। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, तपह धन वन। दो वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप इसमें ध्वनि संबंधी विकार उत्पन्न हो रहा है और यह हो जा रहा है तपोवन। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ ध्वनि संबंधी विकार उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम संधि कहते हैं। इस तरह हमने संधि की परिभाषा और संधि के कुछ उदाहरण देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संधि के भेद।
इसको मिटा देते हैं। अगर हम बात करें संधि की भेद की, तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि, अगर हम संधि की भेद की बात करें तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। इस प्रकार हमारा संधि के 3 भेद होते हैं। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग स्वर संधि को पूरा पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। इस प्रकार हम देखते हैं कि संधि के कुल 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। अब हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। आइए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरा स्वर संधि पढ़ेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। निसंदेह आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके परीक्षा में 2 से 3 अंक आपको संधि से ही मिलेंगे। अब हम बात करें संधि के 3 भेदों में। पहला भेद होता है स्वर संधि। स्वर संधि, और हमने देखा भी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही मालूम है, स्वर संधि यानी स्वरों का स्वरों के मेल के परिणाम स्वरूप स्वरों से मेल के परिणाम स्वरूप जो इसमें ध्वनि संबंधी विकार होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, अगर हम स्वर संधि की परिभाषा की बात करें तो स्वरों से मेल के परिणाम स्वरूप जो उसमें ध्वनि संबंधी विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसे हम
स्वर संधि कहते हैं। हमने स्वर संधि के 5 भेद को पढ़ लिया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है और अयाधि संधि होता है। अब हम कुछ उदाहरण भी देख ले रहे हैं स्वर का। जैसे हम बात करें विद्या, धन, आलय, विद्या, धन, आलय। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आ स्वर है और यहाँ पे भी आ है, तो आ और आ यहाँ पर भी स्वर का मेल स्वर से ही हो रहा है, तो विद्या, धन, आलय बराबर हो जा रहा है विद्यालय। यहाँ पे स्वर संधि, स्वरों के आपस से मिलने के कारण यहाँ पर स्वर संधि है, विद्यालय में स्वर संधि है। इसी प्रकार और देख ले रहे हैं महा, धन, ईस, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई, स्वर का स्वर से ही मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी महेश, महेश में भी स्वर संधि है। इसी प्रकार और एक उदाहरण देख ले रहे हैं, जैसे सुधन, आगत, आगतम, सुधन, आगतम। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, स्वर के साथ मेल के परिणाम स्वरूप इसमें स्वर संधि हो जा रहा है, स्वागतम। हमने देखा कि पहले उदाहरण में भी स्वरों का आपस में मेल हो रहा है, दूसरे उदाहरण में भी स्वरों का आपस में मेल हो रहा है और तीसरे उदाहरण में भी स्वरों का आपस में मेल हो रहा है। तो जहाँ स्वरों का स्वरों से मेल के परिणाम स्वरूप जो उसमें ध्वनि संबंधी विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसा कि हमने उदाहरण देख लिया। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के भेद की। तो जैसा कि हमने अभी लिखा था, आपने देखा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के पहले भेद को। स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा की बात अगर हम करें तो सबसे पहले दीर्घ संधि के एक ट्रिक को हम बना लेते हैं, उसी के माध्यम से हम परिभाषा लिख लेंगे। दीर्घ संधि में होता है, जैसा कि नाम से ही है दीर्घ संधि, दीर्घ का होना, दीर्घ रूप होना। देखिए ह्रस्व या दीर्घ, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ वर्ण हो, ह्रस्व या दीर्घ, अ इसका दीर्घ हो जाएगा आ, तो यानी चाहे ह्रस्व अ हो या आ हो। इसी प्रकार ई हो या बड़ी हो, उ हो या फिर बड़ा उ हो या फिर ऋषि हो। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ, अ हो या फिर दीर्घ आ, ई या फिर दीर्घ इसका, उ या फिर दीर्घ रूप या फिर री। तो हम देखते हैं हम देख रहे हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो सबका दीर्घ रूप हो जाता है, सबका ही दीर्घ रूप हो जाता है। ई का दीर्घ रूप हो जाएगा बड़ी, उ का बड़ा उ, और इसी प्रकार री का भी हम इस प्रकार दीर्घ बना लेते हैं। तो हम देखते हैं कि दीर्घ संधि में क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आते हैं तो सबका दीर्घ रूप हो जाता है। अब हम इससे परिभाषा बना लेते हैं, बड़ा ही आसान ट्रिक है, इससे आप संधि कभी नहीं भूलेंगे। दीर्घ संधि बहुत ही सरल होता है, इसमें कोई कठिन नहीं होता है। इसकी परिभाषा की बात करें हम तो ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद
क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो सबका दीर्घ, यानी अ के बाद के बाद है, चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, तो इसका दीर्घ रूप हो जाता है आ, इसका हो जाता है दीर्घ रूप बड़ी, इसका दीर्घ रूप हो जाता है बड़ाऊ, और इसका दीर्घ रूप बना लेते हैं हम इस प्रकार। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी है और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अयुरी के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अयुरी आए तो सबका दीर्घ, यानी इसका दीर्घ हो जाएगा, छोटी का भी दीर्घ हो जाएगा, उ का भी दीर्घ हो जाएगा और ई का भी दीर्घ रूप हो जाता है। इस प्रकार हमारा दीर्घ संधि का परिभाषा भी हो गया और हम दीर्घ संधि के ट्रिक को भी देख लिए। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। जैसे हम बात करें राम, पहला उदाहरण इसका देख रहे हैं, राम धन आज्ञा। राम धन आज्ञा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अ है ह्रस्व और यहाँ पर अ दीर्घ आ। हम देख रहे हैं कि अ का मेल हो रहा है आ से और होगा इसका दीर्घ ही रूप, चाहे ह्रस्व दीर्घ आपस मिले तब भी दीर्घ होगा, दीर्घ दीर्घ मिले तब भी दीर्घ होगा, दीर्घ लघु मिलेंगे तब भी दीर्घ होगा, लेकिन ये सजातीय वर्ण हो, समान वर्ण हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अ है, यहाँ पे आ है, तो अ धन अ बराबर अ धन आ, अ धन आ बराबर होगा क्या, आ दीर्घ होगा। तो राम धन आज्ञा बराबर हो गया रामाज्ञा। नेक्स्ट उदाहरण देते हैं, राम धन अवतार। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी अ है, तो ह्रस्व या दीर्घ अ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ से होता है तो उसका होता है दीर्घी रूप होता है, चाहे ह्रस्व आपस में मिले या दीर्घ। तो राम धन अवतार अ यहाँ पे क्या हो जाएगा आ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे अ है धन अ बराबर हो जा रहा है आ, तो राम धन अवतार बराबर हो गया रामा व तार। अब हम लोगों ने अ के उदाहरण को देख लिया। अब इसी प्रकार ई के उदाहरण को देखते हैं। ई के उदाहरण को देखते हैं, हरि, हरि धन ईस बराबर, यहाँ पे छोटी है और यहाँ पर दीर्घी, तो लघु ई हो और दीर्घी, लघु और दीर्घ दोनों मिलकर होंगे दीर्घी दीर्घ, उस हरि धन ईस क्या हो जाएगा हरि स। एक और उदाहरण इसका देख रहे हैं, रवि धन ईस। हम देख रहे हैं कि छोटी हो चाहे बड़ी, छोटी हो चाहे बड़ी, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसका हमेशा दीर्घी रूप हो जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं, छोटी है यहाँ पर है बड़ी, तो दोनों मिलने पर क्या हो जाएगा बड़ी, तो रवि धन ईस बराबर हो जाएगा रवि स। इस प्रकार हमने ई के उदाहरण को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं ऊ का उदाहरण। ऊ के उदाहरण को देख लेते हैं। पांचवा, लघु धन उर्मी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊ ह्रस्व या दीर्घ, ऊ ह्रस्व या दीर्घ, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं कोई भी वर्ण हो इनमें से हमेशा उसका दीर्घी रूप होता है।
तो हम देखते हैं यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पर बड़ा ऊ। अब ये जो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इसका दीर्घी रूप हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा लघुधन उर्मी बराबर लघुर्मी। ये हो गया। इसी प्रकार हमें और उदाहरण देख लेते हैं। एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। वधु, वधुधन उत्सव, उत्सव। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब ये आपस में मिलते हैं तो इसका दीर्घी रूप हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा व धुत स व। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं री का भी। इस प्रकार हमने 3 उदाहरण देख लिया, अ का, ई का, उ का और अब देख रहे हैं री का। इसके परिभाषा को मिटा दे रहे हैं। इस प्रकार हम री का भी देख रहे हैं। जैसे मातृ, छठा था 7वां, मातृधन ऋण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे री है और यहाँ पर भी री है। तो जब री वर्ण आपस में मिलेंगे तो इसका दीर्घी रूप हो जाता है। हालांकि इसको लिखते ऐसे ही है, मातृधन री धन री बराबर बड़ा री हो जाएगा। तो मातृ इसका दीर्घ रूप ऐसे बना लेते हैं, बाकी ऐसे हो जाएगा मातृधन ऋण बराबर री। तो री री जब आपस में मिलेंगे तो बड़ा री हो जाता है, दीर्घ री। तो मातृधन ऋण। इस प्रकार हमने देख लिया कि हरस्व स्वर संधि का पहला भेद जो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, हरस्व या दीर्घ अयूरी के बाद क्रमशः हरस्व या दीर्घ अयूरी आते हैं तो सबका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे हमने देखा पहले उदाहरण में रामधन आज्ञा बराबर रामाज्ञा, रामधन अवतार बराबर रामावतार। इस प्रकार और देखा हरिधन ईश बराबर हरीश, रविधन ईश बराबर रवीश, लघुधन उर्मी बराबर लघुर्मी, वधुधन उत्सव बराबर वधुत्सव, मातृधन ऋण बराबर मातृण। इस प्रकार हमने दीर्घ संधि को अच्छी तरह पढ़ लिया। इसमें हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के दूसरे भेद को, दीर्घ संधि। आज के क्लास में हम लोग पूरा स्वर संधि पढ़ेंगे, आप लोग अंत तक बने रहें। अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे गुण संधि। आपके परीक्षा की दृष्टि से संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, आपके परीक्षा में संधि से प्रश्न जरूर ही आते हैं। और आज हम बड़े ही आसान विधि से संधि को पढ़ते हैं। संधि क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसलिए एक दिन में पूरा संधि पढ़ना संभव नहीं है। फिर भी हम लोग संधि को 3 भाग में पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद अगले क्लास में व्यंजन संधि पढ़ लेंगे, फिर अगले क्लास में विसर्ग संधि पढ़ लेंगे। इस प्रकार 3 क्लास में हम संधि को पूरा कर लेंगे। आइए हम लोग स्वर संधि के दूसरे भेद, पहले भेद को हमने पढ़ लिया दीर्घ संधि, अब पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि बहुत ही आसान है। इसका ट्रिक हम बना देते हैं, आप इसके ट्रिक को ध्यान से पढ़िए और आसानी से इसके परिभाषा को आप स्वयं बना सकते हैं। इसके प्रारंभ में आता है अ या आ, इसके प्रारंभ में आता है अ या आ। इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा ली। ली का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। री के दीर्घ रूप को हम एक बार और यहां से घुमा के बना लेते हैं, लेकिन इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता। दीर्घ रूप इसका
हम ऐसे लिख लेते हैं, हालांकि इसको ऐसे ही लिखते हैं, चाहे लघु रूप हो चाहे दीर्घ रूप, हम प्रयोग में ऐसे ही लाते हैं, लेकिन इसका दीर्घ रूप ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता। कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता, तो ली का कोई दीर्घ रूप नहीं होता। तो इसे हम ध्यान देंगे। देखिए अब गुण संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद हरस या दीर्घ ई, उ, री तथा ली आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर तथा ली के स्थान पर अल हो जाता है। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, आ चला मिलने, ई से मिला ए, उ से मिला ओ, री से मिला अर तथा ली से मिला अल। इसको एक दो बार और पढ़ लेते हैं, याद हो जाएगा। आ चला मिलने, ई से मिला ए, उ से मिला ओ, री से मिला अर तथा ली से मिला अल। इस प्रकार 2-3 बार पढ़ेंगे, हमें याद हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा को हम यहीं से बना लेते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा ली आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर तथा ली के स्थान पर अल हो जाता है। इस प्रकार हमने गुण संधि की ट्रिक को देख लिया, कैसे बनता है, और इसकी परिभाषा को आसानी से बना लिए। हम देखते हैं अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा ली आते हैं तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर तथा ली के स्थान पर अल हो जाता है। यानी आ चला मिलने, ई से मिला ए, उ से मिला ओ, री से मिला अर तथा ली से मिला अल। इसकी परिभाषा को हम बना लिए। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा ली आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर तथा ली के स्थान पर अल हो जाता है। इसके उदाहरण को हम देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं महाधन ईश। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था कि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है ए, यानी आ चला मिलने और ई से मिला तो क्या हो गया ए। तो यहाँ पे आ है और आ जब इससे मिल रहा है ई से, तो आ जब आ ई से मिलेगा तो इसका क्या हो जाएगा ए। तो इस प्रकार बन गया महाधनीश बराबर महेश। और उदाहरण की बात करें तो नर धन ईश। अब देख रहे हैं यहाँ पे आ के बाद ई आया तब ए हो गया। अब यहाँ पर अ आया है, अ के बाद क्या आ गया ई आ गया। अब क्या हो जा रहा है, अ के बाद ई आया तो क्या हो गया इसका ए। तो नर धन ईश बराबर हो जाएगा न रे स। और उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसके परिभाषा को मिटा देते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया, इसका टिक रहेगा यहीं पर।
इसका और उदाहरण देखते हैं। ई का उदाहरण हमने, ए का उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। अब ऊ का देखते हैं। जैसे देखिए महाधन उर्मी, महाधन उर्मी। अब हम देख रहे हैं कि आ के बाद ई आया तो ए हो गया, लेकिन आ के बाद जब ऊ आया तो यहाँ पे क्या होगा, आ चला मिलने और ऊ से मिला तो क्या हो गया, ओ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आ के बाद आ गया ऊ, तो ये परिवर्तन हो गया किसमें, ओ में। तो इसका महाधन उर्मी बराबर हो गया महोर में, महोर में। इसी प्रकार एक और हम उदाहरण देख रहे हैं, सूर्य धन उदय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अ के बाद आ गया ऊ, तो आ चला मिलने और ऊ से मिला तो ओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। बहुत ही आसान है, सूर्योदय हो गया। हम लोगों ने इसके भी उदाहरण को देख लिया, तीसरा और ये चौथा हो गया। इस प्रकार हमने ऊ का भी उदाहरण देख लिया। अब री की देख रहे हैं। री का उदाहरण देख रहे हैं, जैसे देव, देवधन ऋषि। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, अ है, यहाँ पे आ गया अ के बाद आ गया री, और जब अ के आ चला मिलने, जब री से मिला तो क्या हो गया, अर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर, र में हलंत हो जाएगा, और देवधन ऋषि बराबर क्या बन जाएगा तब, देवर, देवर्षि। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बराबर, अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आ है, और आ के बाद आ गया री। तो यहाँ पे देखे थे अ के बाद री आ गया, तब भी इसका आर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे हैं हरस्व या दीर्घ, अ या आ के बाद हरस्व या दीर्घ, ई उ री ली आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर तथा ली के स्थान पर अल हो जाता है। और यहाँ पे अ आया, अ के बाद री आया, तभी इसका अर हो गया। अब यहाँ पे आ आया है, आ के बाद री होगा तब भी अर होगा। यहाँ पे आ आया है, आ के बाद आ गया री, तो इसका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। तो महाधन ऋषि बराबर हो गया महर्षि, महर्षि। इस प्रकार एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, ली का। जैसे हम लिख दिए तव, तव धन लिकार, आ चला मिलने, ई से मिला ए, उ से मिला ओ, री से मिला अर तथा ली से मिला अल। तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे ली है, तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे त वल का र, तो तवधन लिकार बराबर तवलकार हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि गुण संधि में कोई भी ऐसी कठिनाई है कि हम इसको अच्छे से न सीख सकें। हम बड़े ही आसान तरीके से इसको सीखते हैं कि गुण संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद अगर हरस्व या दीर्घ ई उ री तथा ली आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर तथा ली के स्थान पर अल हो जाता है। जैसे हमने पहले उदाहरण में देखा, महाधन ईश बराबर महेश हो गया। दूसरा उदाहरण नरधन ईश बराबर नरेश हो गया। और देखते हैं उदाहरण इसका, महाधन उर्मी बराबर महोर्मी हो गया। सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय हो गया। इसी प्रकार और उदाहरण, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि हो गया। महाधन ऋषि बराबर महर्षि हो गया। तवधन लिकार बराबर तवलकार हो गया। अब हम लोगों ने स्वर संधि के दूसरे भेद, पहले भेद को दीर्घ संधि को पढ़ लिए थे, अब हम दूसरा भेद इसका पढ़ लिए गुण संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि संधि।
हम लोगों ने स्वर संधि के दो भेद दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि गुण संधि जैसा ही होता है, इसके प्रारंभ में भी अ या आ ही आते हैं। इसके प्रारंभ वृद्धि संधि में भी क्या होता है, वृद्धि संधि में भी इसके प्रारंभ में अ या आ आते हैं। अ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ, और ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। बहुत ही आसान ट्रिक इसका है। वृद्धि संधि में कुछ नहीं होता, बस ध्यान दीजिए अ या आ के बाद अगर ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ लिख देंगे, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ लिख देंगे। यदि अ के बाद ए आ गया तब भी उसका अ होगा, यदि अ के बाद आया तब भी उसका अ होगा। इसी प्रकार आ के बाद ए आया तब भी अ होगा और आ के बाद अ आएगा तब भी। इसी प्रकार इसका भी नियम है, आ के बाद अ या आ के बाद ओ या औ आए तो अ होगा। इसकी परिभाषा हम खुद से बना लेते हैं। अ या आ के बाद अ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। देखिए बहुत ही आसान है। वृद्धि संधि जो है ये बहुत ही छोटा और सबसे आसान है। देखिए अ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। हम परिभाषा भी बना लिए कि अ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, जैसा कि हमने देख लिया। अब उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो देखिए, जैसे हमने लिख दिया सदा धन एव, सदा धन एव। अब समझिए यहाँ पे क्या आया है, आया है, आ गया। इसके बाद क्या आया, ए आ गया, यानी आ के बाद क्या आ गया, ए आ गया। तो जब आ के बाद अगर ए आए तो इसका क्या होता है, अय। अभी हमने पढ़ा तो सदा धन एव बराबर क्या बन गया, सदैव बन गया। बहुत ही सरल है। एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण इसका देख लेते हैं। एक धन एक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, क है, अ। यहाँ पे क में क्या है, अ है, अ, और इसके बाद क्या आ गया, ए। तो आ के बाद ए आया तब भी अ हुआ। अब वहां पर अ के बाद ए आया है तो तब भी इसका क्या होगा, अ ही हो गया, आए। तो इसका हम क्या लिख देंगे, एक धन एक बराबर ए कै क। अब हम ओ का उदाहरण देखते हैं। महा धन औषधि, महाधन औषधि। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आया है और आ के बाद क्या आ गया, औ आ गया। और आ के बाद अ या आ के बाद जब ओ या औ आता है तो उसका होता है क्या, औ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो महाधन औषधि बराबर क्या हो जाएगा, महौषधि। इसी प्रकार एक और हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं चौथा, महाधन ओज
अब यहाँ देखते हैं आ गया और इसके बाद आ गया ओ। हम देख रहे हैं आ के बाद औ आया, आ के बाद औ आया तब भी उसका औ हुआ। अब आ के बाद ओ आ गया, आ के बाद ओ आ गया तब भी उसका औ होगा। तो यहाँ आ धन ओ बराबर लिख दी औ, और महाधन ओज बराबर क्या हो जाएगा, महोज। इस प्रकार हमारा यह भी समाप्त हो गया। वृद्धि संधि बहुत ही आसान ट्रिक से कि अ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ लिख देते हैं, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ लिख देते हैं। हमने परिभाषा भी बना लिया, उदाहरण भी देख लिया। जैसे पहला उदाहरण हमने देखा सदा धन यो बराबर सदैव हो गया महाधन, और अगला उदाहरण एक धन एक बराबर एक एक हो गया, क्योंकि यहाँ पर अ आया है और यहाँ पे ए, और अ जब ए से मिलता है तो अ हो जाता है, तो यहाँ पर एक एक हो गया। इसी प्रकार महाधन औषधि बराबर महौषधि हो गया, महाधन ओज बराबर महोज हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने स्वर संधि के तीसरे भेद वृद्धि संधि को भी पढ़ लिया, बहुत ही आसान है। अब हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक में यण संधि बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। हम उसके ट्रिक को भी देखेंगे और उसके परिभाषा को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब हम बात करें स्वर संधि के चौथे भेद की, तो चौथा भेद है यण संधि। और यण संधि में क्या होता है कि ह्रस्व या दीर्घ, पहले हम इसके ट्रिक को समझ के फिर उसी से परिभाषा बनाएंगे, फिर उसके उदाहरण को देखेंगे। इससे क्या होगा, हम भूलेंगे नहीं। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री तथा ली। ह्रस्व या दीर्घ यानी इसका चाहे छोटा रूप हो चाहे बड़ा, यानी चाहे छोटा ही हो या बड़ा। इसी प्रकार ऊ का भी, इसी प्रकार री का भी। ली का आप जानते हैं इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता। तो ह्रस्व या दीर्घ, इसको लिख ही देते हैं। ह्रस्व या दीर्घ ई उ ली के बाद जब कोई क्या आ जाए, असमान स्वर, असमान स्वर, ध्यान से समझिए इसे। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री तथा ली के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है, य, उ के स्थान पर हो जाता है व, री के स्थान पर हो जाता है र तथा ली के स्थान पर हो जाता है ल। यही हमारा यण संधि समाप्त हुआ। देखिए कितना सरल था। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद जब कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, ली का ल हो जाता है। अब इसी से हम परिभाषा बना लेते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री तथा ली के बाद जब कोई ह्रस्व या दीर्घ ई उ री तथा ली के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र तथा ली के स्थान पर ल, ली के स्थान पर ल
हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि यण संधि में क्या हुआ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ ली के बाद जब कोई असमान स्वर आ गया तो ई के स्थान पर य हो गया, उ के स्थान पर व हो गया, री के स्थान पर र हो गया तथा ली के स्थान पर ल हो गया। हमने परिभाषा भी बना लिया। ह्रस्व या दीर्घ ई उ ली के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र तथा ली के स्थान पर ल हो जाता है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम बात करें यदि धन अपि, यदि धन अपि। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए। इसके प्रारंभ में क्या आ गया, ई आ गया। अब देखिए ई के बाद जब कोई असमान स्वर, ई के बाद आ गया असमान स्वर, और क्या है, असमान स्वर है, क्योंकि ई का समान स्वर तो ई ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई के बाद आ गया असमान स्वर, असमान स्वर। और जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या हम लिख देते हैं, यह लिख देते हैं। तो इसी प्रकार देखिए हम कैसे बना लेते हैं इसे। यह को तो पहले ऐसे ही उतार लिए, इसके बाद यहाँ पे क्या है ई, और ई के बाद असमान स्वर आया तो ई के किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा, हलंत लग जाएगा। और जैसे ही इसमें से ई निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा व्यंजन और उसमें हलंत लग जाएगा, यानी द बच जाएगा। इसके बाद अपि को हम ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए इसको हम लिख देंगे य द, य को ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे अ जो है इससे मिल जाएगा, इससे ये पूरा हो जाएगा, बाकी हो गया यद्यपि। यदि धन अब बराबर यद्यपि हो गया। देखिए हम देख भी लिए ये किस तरह बन रहा है। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देख लेते हैं, दूसरा इसका। जैसे हम देख रहे हैं प्रति धन एक। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखें कि यदि धन अपि बराबर यद्यपि कैसे बना। इस तरह हमने आपको अच्छे से बता दिया कि किस तरह यदि धन अब बराबर यद्यपि होता है। इसी प्रकार हम इसको भी देख लेते हैं, हमको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या आया है, ई स्वर आया है, और ई के बाद क्या आ गया, असमान स्वर आ गया। अरे भाई ई के बाद क्या आ गया, असमान स्वर आ गया, असमान स्वर आ गया। यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे दूसरा कोई स्वर है ए है, और हम जानते हैं कि ई के बाद जब कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो हमने देखा प्रति धन एक बराबर प्र को तो हम ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे ई है, ई के बाद असमान स्वर आया तो ई के स्थान पे क्या लिख देंगे, यह लिख देंगे, हलंत लग जाएगा। और जैसे ही इसमें से स्वर निकल जाएगा, इसमें क्या बचेगा, त बचेगा, उसमें हलंत लग जाएगा, क्योंकि इससे किसी भी व्यंजन से अगर स्वर निकल जाता है तो व्यंजन में हलंत लग जाता है। और इसके बाद हम एक को ऐसे उतार देंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रतिधन प्र को ऐसे उतार दिए, त जो है त के बाद कोई स्वर तो है नहीं तो त आधा हो जाएगा, और यह जो है इससे स्वर मिल जाएगा तो ये बन जाएगा, और बाकी का इस तरह हमने देखा कि प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक हो गया। इसी प्रकार हमने यह के उदाहरण को पढ़ लिया। अब वह के उदाहरण को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। परिभाषा तो आपने समझ ही लिया। चलिए देखिए अब ऊ के उदाहरण को देखते हैं। जैसे हम बात करें पहला, दूसरा, तीसरा, हम बात करें ऊ के उदाहरण को देखते हैं। जैसे देखिए सुधन आ ग त म। अब देखिए सुधन आगतम बराबर स्वागतम, किसी से भी पूछो तुरंत बता देते हैं सुधन आगतम बराबर स्वागतम। लेकिन आज हम यह देखेंगे कि सुधन आगतम बराबर स्वागतम कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऊ है, और ऊ के बाद क्या आ गया, आ गया। आ हम नहीं देख रहे हैं, बस हम यही देखेंगे कि ऊ के बाद समान स्वर आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे असमान स्वर,
असमान स्वर। ऊ के बाद क्या आ गया? असमान स्वर। ऐसी स्थिति में ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है, तो ऊ के स्थान पे हो जाएगा वह हो जाएगा। और यहाँ पे ऊ के बाद असमान स्वर आया तो ये जो ऊ का स्वर है इसका हो जाएगा वह, हलंत लग जाएगा। और इसमें से स्वर स निकल जाएगा, ऊ निकल जाएगा तो ये हलंत स हो जाएगा। बाकी हम आगतम ऐसे उतार देंगे, आगतम। अब यहाँ पे कोई स्वर तो है नहीं तो ये आधा ही हो जाएगा, स्व होगा, वह में ये जुड़ जाएगा और ये आ इसमें जुड़ जाएगा, जिससे हलंत हट जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। बाकी ग त म इस प्रकार हमने देख लिया कि किस प्रकार सुधन आगतम बराबर स्वागतम हो रहा है। इसी प्रकार हम और उदाहरण देख लेते हैं। ऊ का उदाहरण हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं री का। जैसे देखिए मातृ धन आज्ञा। अब ध्यान से देखिए मातृधन आज्ञा। अब हम देखते हैं कि पहले क्या आ गया? री। और री के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो री का क्या हो जाता है? र। तो री के बाद यहाँ क्या आ गया? असमान स्वर आ गया, असमान स्वर आ गया। असमान, और री के बाद जब असमान स्वर होता है तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। और र, इसी प्रकार माँ को तो हम ऐसे उतार दिए। अब यहाँ पे क्या है? री। और री के बाद आ गया स्वान स्वर, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा? र। और जैसे ही इसमें से री निकल जाएगा तो इस व्यंजन वर्ण में केवल हलंत लग जाएगा, त हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा? हम आज्ञा उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे मात्राज्ञा हो रहा है, माँ को ऐसे ही हम उतार दिए। अब इसके बाद देखिए त धन र बराबर क्या हो जाता है? त्र हो जाता है। और ये स्वर इसमें जुड़ जाता है, हलंत भी हट जाता है और आ का मात्रा लग जाता है। इस प्रकार मात्र धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा हो जाता है। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसको दीर्घ संधि कह देते हैं, मात्र धन आज्ञा कह देते हैं, जबकि मात्र का कोई अर्थ नहीं होता, मात्र का मतलब होता है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया? मात्राज्ञा। इसी प्रकार हम पित्राज्ञा भी बना सकते हैं। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा हो जाता है। आइए हम इसका लास्ट उदाहरण देखते हैं, ली का। ली का उदाहरण बहुत ही कम मिलता है, इसको हम देख रहे हैं। ली धन आकृति, ली धन आकृत। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आया है? ली आया है और ली के बाद क्या आ गया? यहाँ पे ली आया, इसके बाद क्या आ गया? असमान स्वर आ गया। ली आया, इसके बाद आ गया असमान स्वर, और ली के बाद आ गया असमान स्वर, तो ली का क्या हो जाता है? ल। क्या हो जाता है? ल। और ली धन आकृति बराबर तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए पूरा ली आया है, और ली के बाद जब पूरा ये ली जो है असमान स्वर से मिलेगा तो इसमें हलंत लग जाएगा, और इसको हम ऐसे आकृति उतार लेंगे और ल, और इसको जोड़ देंगे जब दोनों को, तो ये बन जाएगा ला, और बाकी उतार देंगे। इस प्रकार हमने यह भी देख लिया कि किस प्रकार ली धन आकृति बराबर लाकृत बन रहा है। हमने देखा यण संधि में कि हरस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का व, री का र तथा ली का ल हो जाता है। हमने पहले उदाहरण में देखा यदि धन अब बराबर यद्यपि हो गया। कैसे यद्यप हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक हो जा रहा है, और इसी प्रकार सुधन आगतम बराबर स्वागतम हो जा रहा है। मात्र धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा हो गया। ली धन आकृत बराबर लाकृत हो गया। इस प्रकार हमने यण संधि को भी अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतिम भेद यानी अयाद संधि को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही, लाइक से, कमेंट से ही हमें मालूम पड़ता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और हमें क्या
हम क्या पढ़ाएं आपको। कमेंट के माध्यम से ही आप लोगों ने बार बार कहा था सर कोई व्याकरण का वीडियो अपलोड करिए। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के 5वें और अंतिम भेद को। स्वर संधि का 5वां भेद क्या है? अयादि संधि। हमने सभी स्वर संधि के सभी भेद को अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ा, तो अयादि संधि को भी हम लोग ट्रिक के साथ अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद इसकी परिभाषा को बना लेंगे ताकि कहीं से कुछ भी न छूटे। देखिए अयादि संधि, अयादि संधि का मतलब होता है, देखिए इसका ट्रिक हो गया ए ऐ ओ औ। अब देखिए ए ऐ अथवा ओ औ के बाद क्या आ जाए? जब कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर, तो ए ऐ अथवा ओ औ के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर हो जाता है ऐ, ऐ के स्थान पर हो जाता है आय, ओ के स्थान पर हो जाता है औ, और औ के स्थान पे हो जाता है आओ। देखिए कितना सरल है। हो गया हमारा परिभाषा बन गया। अयादि संधि के बारे में सब कुछ हमने जान लिया कि अयादि संधि में क्या होता है। ए ऐ अथवा ओ औ के बाद जब कोई असमान स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर हो जाता है ऐ, ऐ के स्थान पर हो जाता है आय, ओ के स्थान पर हो जाता है औ, और औ के स्थान पर हो जाता है आओ। इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। ए ऐ अथवा ओ औ के बाद, ए ऐ अथवा ओ औ के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पर क्या होगा? ऐ। ए ऐ अथवा ओ औ के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, ऐ के स्थान पर, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर औ, तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। देखिए हमने देखा कि अयादि संधि में क्या होता है। यह स्वर संधि का 5वां भेद है कि ए ऐ अथवा ओ औ के बाद जब कोई असमान स्वर आ जाए तो ए के स्थान पे हम ऐ लिख देंगे, ऐ के स्थान पर आय लिख देंगे, ओ के स्थान पर औ लिख देंगे तथा औ के स्थान पर आओ लिख देंगे। हमने परिभाषा भी बना लिया कि ए ऐ अथवा ओ औ के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारा हो गया ने धन अन। अब ध्यान से समझिए बात को। यहाँ पे क्या है? ए है और ए के बाद, ए स्वर के बाद क्या आ गया? असमान स्वर आ गया। यहाँ पर ए स्वर है और ए स्वर के बाद क्या आ गया? असमान स्वर। और जब ए के बाद असमान स्वर हो जाता है तो ए के स्थान पे हम लिख देते हैं ऐ, ऐ हो गया। तो ने धन अन बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? ए के बाद असमान स्वर आ गया तो जो ये स्वर है ए, इसके स्थान पर हो जाएगा ऐ हो गया। और इसमें से स्वर निकल जाएगा तो न बचेगा, उसमें हलंत लग जाएगा। बाकी हम अन को ऐसे
उतार लेंगे। तो देखिए न धन अ बराबर न हो गया पूरा यहाँ पे, और यह धन अ बराबर यह हो गया, बाकी न को ऐसे उतार देंगे। तो हमारा क्या बन गया, नयन बन गया। ने धन अन बराबर नयन हो गया। इसी प्रकार हम अय का भी उदाहरण देख लेते हैं। इसके परिभाषा को मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। अब देखिए बस 1-2 मिनट का और वीडियो बचा है। अब हम बात कर रहे हैं अय का। अय की बात करें तो अय के बाद जब कोई असमान स्वर आ जाता है तो अय के स्थान पे क्या हो जाता है, आय हो जाता है। जैसे देखा नय धन अख की बात करें, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पर ए के बाद असमान स्वर आया तो अय हो गया, लेकिन यहाँ के ए के बाद असमान स्वर आया तो क्या हो गया, अय हो गया। अब यहाँ पे अय के बाद क्या आया, असमान स्वर। तो देखिए यहाँ पे ए के बाद असमान स्वर आया था तो अय हुआ था, और यहाँ पे अय के बाद असमान स्वर आया तो आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय। यह में हलंत रहेगा। तो नय के बाद असमान स्वर है, अय नय धन अख बराबर, ये जो अय है इसका हम लिख देंगे, अय के बाद असमान स्वर आय लिख देंगे, आ यह में हलंत। और इसमें से जैसे ही स्वर निकलेगा बचेगा न, उसमें हलंत लगेगा, बाकी अक को हम ऐसे उतार देंगे। तो न धन आ बराबर हो जाएगा ना, यह धन अ बराबर यह हो जाएगा, बाकी क को ऐसे उतार देंगे। हमारा क्या बन गया, नायक बन गया। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इस तरह। अगला पढ़ते हैं तीसरा। इस तरह हमने अय का भी उदाहरण पढ़ लिया, आय का भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ओ का। हम लिख दिए पो धन अन। अब यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया, और ओ के बाद जब असमान स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है, अ हो जाता है। यहाँ पे ओ है और ओ के बाद आ गया असमान स्वर, असमान स्वर। और ओ के बाद जब असमान स्वर आया तो ओ का क्या हो जाएगा, अ हो गया। तो इसी प्रकार पो है और अन, प में किसका मात्रा है, ओ का, और ओ के बाद आ गया असमान स्वर तो ओ जो बदल जाएगा किसमें, अव में। और जैसे ही स्वर इसमें से निकल जाएगा, हाँ इसमें हलंत होगा, तो यहाँ केवल बचेगा प, वो भी हलंत। तो बाकी अन को हम ऐसे उतार देंगे। अब देखिए प धन अ बराबर प हो गया, व धन अ, यहाँ पे अन रहेगा, वह धन अ बराबर पूरा वह हो जाएगा, और इसके बाद न। इस प्रकार पो धन अन बराबर क्या हो गया, पवन। एक और उदाहरण हम इसका लास्ट देख लेते हैं, ये भी हमारा हम लोग समझ लें। अब इसका देखिए औ पौ धन अक ले लिए, पौ धन अक। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ओ के बाद असमान स्वर आया था तो क्या हुआ था, औ हुआ था। देखिए ओ के बाद असमान स्वर था औ, लेकिन यहाँ औ के बाद असमान स्वर आया तो देखिए यहाँ पे औ है और औ के बाद आ गया असमान स्वर। अब औ के बाद आ गया असमान स्वर तो औ के स्थान पे क्या होगा, आव होगा, आव होगा। जैसे यहाँ पर अय के बाद असमान स्वर आया तो आय हुआ, उसी पर, और ए के बाद असमान स्वर आया तो अय हुआ, अय के बाद असमान स्वर आया तो आय हुआ, ओ के बाद असमान स्वर आया तो औ हुआ, और औ के बाद जब असमान स्वर आया तो आव हो गया। तो पौ धन अक। अब यहाँ पे औ है, औ के बाद असमान स्वर है तो यहाँ हो जाएगा आव। क्या होगा, आव, हलंत लग जाएगा। और जैसे ही प में से औ का मात्रा स्वर निकलेगा, अस्वर निकल जाएगा तो यहाँ प बचेगा हलंत प, और बाकी हम ऐसे उतार देंगे अक। अब देखिए ध्यान से इसे कैसे हो रहा है, प धन आ बराबर हो गया पा, व धन अ बराबर हो गया व, और बाकी क। इस प्रकार हमारा क्या हो गया,
पावक। अयादि संधि ए अथवा ओ के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा ओ के स्थान पर आओ हो जाता है। हमने पहला उदाहरण देख लिया, ने धन अन बराबर नयन। इसके बाद देखें दूसरा, नय धन अक बराबर नायक, पो धन अन बराबर पवन और पौ धन अक बराबर पावक। इस तरह हमने स्वर संधि के पांचों भेद को अच्छी तरह पढ़ लिया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करना न भूलना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना।